नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा में शामिल होंगे मेट्रो मैन, केरल में बताया लव जिहाद, कृषि कानूनों का किया पूर्ण समर्थन। दिशा रवि की गिरफ्तारी की आलोचना करने वालों पर भड़के 47 पूर्व जज और रिटायर्ड अधिकारी, राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। मुलायम सिंह यादव की बहू ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 11 लाख रुपए, परिवार के लिए भी दिया बड़ा बयान। सत्ता की लड़ाई में पिछड़ी कांग्रेस पर आया धन संकट, एआईसीसी की बैठक में रहा अहम मुद्दा। गलवान का सच कबूल करने के बाद चीन ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो, भारतीय सैनिकों पर लगाया पहले हमला करने का आरोप। अब रुक करते हैं पहली खबर का। लंबे समय से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी रहे ई श्रीधरन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। देश में हालिया मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने केरल में लव जिहाद होने की बात कही है। साथ ही मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों का भी समर्थन किया है। लेकिन मेट्रो मैन के इस फैसले से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें काफी दर्द हो रहा है। तृप्ति जी, क्यों मेट्रो मैन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है और क्या मायने हैं उनके इस फैसले? देखिए, मेट्रो मैन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला क्यों लिया है, ये उन्होंने खुद ही बताया है कि वो उस विचारधारा से प्रभावित है। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश के भले के लिए काम करती है और जिसमें काम करने वाले लोग देश प्रेमी हैं। अब यही बातें जो हैं उन लोगों को बुरी लग रही हैं जिन्हें कल तक मेट्रो मैन इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि उन्होंने देश की तरक्की के लिए मेट्रो बनाई थी। ये वो लिबरल वामपंथी गैंग है जिनके लिए रातों रात मेट्रो मैन जो हैं वो फासिस्ट हो गए हैं। उन्हें लगा कि वो एक फासिस्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हुआ यह है कि श्रीधरन ने बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही ना केचुओं के बिल में नमक छिड़क दिया है, तो ये सारे के सारे बिल बिलाकर निकले हैं। वो वैसे ही कुतर्क दे रहे हैं उनकी विचारधारा को लेकर या उनके बीजेपी में ज्वाइन करने को लेकर, जैसे कि वो दिशा के समर्थन में उसकी गिरफ्तारी को लेकर बाहर निकल आए थे, झंडे लहरा रहे थे कि उसको गलत किया गया। यानी वही एज का कार्ड निकाल लिया कि 88 साल की उम्र में इन्हें क्या जरूरत थी बीजेपी में जाने की। ठीक उसी तरह जैसे कि दिशा रवि के लिए बोल रहे थे 21 साल की लड़की है, वो भला इस तरह के देशद्रोह के मामले में कैसे गिरफ्तार हो सकती है। यानी 21 साल की लड़की टूल किट के मामले में देशद्रोहियों के साथ मिलकर काम करती है तो वो आजाद है अपने विचारों के लिए, अपने कामों के लिए। लेकिन एक 88 साल का व्यक्ति जिसने देश के लिए काम किया है, काबिल काम किया है, इंटेलेक्चुअल बंदा है, वो अगर ये सोचता है कि उसे बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए तो क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? रातों रात बोल दिया गया उनका कद कम हो गया है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उन सब बातों का समर्थन किया है और वो अपने इंटेलेक्ट के आधार पर किया। एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं वो कि केरल में लव जिहाद होता है। उन्होंने साफ साफ बोला कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे कम्युनल बताया जाता है लेकिन वो कम्युनल है नहीं। और ये सब बातें उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे कही हैं क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी के साथ भी काम किया है, मोदी जी के साथ भी काम किया है, मनमोहन जी के साथ भी काम किया है, तो वो सब कुछ देख परख के बोल रहे हैं। लेकिन लिबरल और वामपंथियों को ये बात हजम नहीं हो रही कि देश का एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो है वो बीजेपी से प्रभावित होकर वहां कैसे चला गया। यानी कि मेट्रो मैन के इस फैसले पर कई लोगों को दर्द तो हो रहा है, लेकिन अपने बयान में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें देश प्रेमी मौजूद हैं। वहीं टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी की आलोचना करने वालों को अब लताड़ पड़नी शुरू हो गई है। पूर्व अधिकारियों और पूर्व जजों ने इस हरकत की निंदा की है। न्यायपालिका और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के पूर्व सदस्यों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि निहित स्वार्थ वाले लोग अपनी राष्ट्र विरोधी हरकतों को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तृप्ति जी, क्यों ये पत्र लिखा गया है, क्या इसमें उनका कहना है? देखिए, ये जो पूर्व जजों ने और पूर्व रिटायर्ड अधिकारियों ने रामनाथ कोविंद जी को जो पत्र लिखा है, ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो लगातार दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, बिना ये जाने समझे कि उसने किया क्या है। उसके कि वो कुत्ता पालती थी, वो पर्यावरण से प्यार करती थी, इसलिए थोड़ी ना गिरफ्तार किया है। यहाँ पर इन लोगों ने यही बोला है कि भाई जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी करतूतें देखी जाएं, और अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो कानून के आधार पर किया है, क्योंकि
कानून से आगे तो पुलिस जा नहीं सकती है, और अगर ऐसा किया होता तो उसको गिरफ्तार करने का कोई हक ही नहीं बनता। और अभी तक तो ये सबके सब इंटरनेशनल लेवल पे खड़े होकर चिल्ला चोट मचा चुके होते अगर ये कानूनन गिरफ्तारी नहीं होती। उन्होंने इसी बात को राष्ट्रपति जी के संज्ञान में लाया है कि जो गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे सबूत मिले हैं। और अगर वो बेगुनाह है तो कानूनी प्रक्रिया चलने दीजिए। आप कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे तो खुद ब खुद साफ हो जाएगा कि दिशा रवि जो है वो बेगुनाह है या वो गुनहगार है। और 21 साल की उम्र की है तो कोई छोटी नहीं है। 18 साल की उम्र में आप देश में अगर वोट देने का अधिकार रखते हैं तो 21 साल की उम्र में अगर आप गैर कानूनी या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो कानून को पूरा अधिकार है आपके खिलाफ कार्रवाई करने का। और कानूनी आधार पर ही उन्होंने पुलिस का पक्ष रखा है कि पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उन लोगों के जरिए जिनके अपने स्वार्थ इस टूल किट से और इस देश विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और देश विरोधी लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनके सबूत पुलिस पेश कर रही है। और अगर इस तरह की छवि बनाई जाएगी पुलिस की तो काम करने में बाधा आएगी पुलिस को, और साथ ही साथ देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। और कानूनी आधार पर उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं और ये सीधे सीधे संदेश दिया है उन लोगों को जो बिना आधार के दिशा रवि को बेगुनाह मासूम बच्ची 21 साल की बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दिशा रवि की उम्र का हवाला देने वाले लोगों को इस पत्र के जरिए लताड़ लगाई गई है। उधर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट लोगों से चंदा जुटा रहा है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया है। इस दौरान उन्होंने मुलायम परिवार को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तृप्ति जी, जिस तरह से चंदा जुटाने को लेकर राजनीति अब तक हम देखते आए हैं, अब अपर्णा यादव के ये जो चंदा उन्होंने दिया है उसके बाद इसका विपक्ष पर क्या असर पड़ा है? देखिए, विपक्ष से पहले तो सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया का परिवार है उस पर क्या फर्क पड़ा है और उसके अंदर की क्या हलचलें इसमें दिख रही हैं। अपर्णा यादव जो है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, यानी अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी हैं। और मुलायम सिंह यादव वही हैं जिन्होंने 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, ये आरोप उन पर लगे हुए हैं। और अखिलेश यादव वो हैं जो राम जन्मभूमि के लिए चंदा देने वालों के लिए और चंदा लेने वालों के लिए चंदा जीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उन्हीं के परिवार की बहू जो है अगर 11 लाख रुपए राम मंदिर के लिए दान करती है तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि परिवार के अंदर ही कितने वैचारिक मतभेद चल रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार के अंदर, और कोई पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी इनके परिवार में मतभेद खुलकर सामने आए थे। जब शिवपाल सिंह जो चाचा हैं अखिलेश के, उनके साथ इनकी अनबन हुई थी, मुलायम सिंह यादव बीच में फंस गए थे, बाप बेटे के बीच में बातचीत बंद हो गई थी, ऐसी भी खबरें आई थी। ऐसे में जब अपर्णा यादव अगर 11 लाख रुपए उस राम मंदिर के लिए देती हैं जिसको बीजेपी की अगुवाई में बनाया जा रहा है और जो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके खिलाफ ये खड़े रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर में एक बार फिर से हालात ठीक नहीं है। और राजनीतिक संकट तो बात की बात है, अभी तो पारिवारिक संकट लगता है फिर से आने वाला है, क्योंकि अपर्णा यादव का झुकाव पहले भी बीजेपी की तरफ देखा गया था। और जिस तरह से सीटों के बंटवारे हुए थे उसके बाद डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है और उनकी जेठानी है, उनको लेकर भी उनके मन में कड़वाहट साफ नजर आई थी और यह भी कहा गया था कि जेठानी और देवरानी की बनती नहीं है। अब जब राम मंदिर के लिए अपर्णा यादव ने चंदा दे दिया है तो ये कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर में एक बार फिर से पारिवारिक कलह बढ़ेगी और जो राजनीतिक कलह तक पहुंच सकती है। यानी कि अपर्णा यादव का राम मंदिर निर्माण को लेकर दिया गया ये चंदा उनके परिवार और विपक्ष को करारा जवाब है। वहीं राजनीतिक संकट के बाद अब कांग्रेस पार्टी को गंभीर धन संकट का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने इस संकट से निकलने के लिए अपने नेताओं को संदेश भेजा है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की राज्य इकाइयों के साथ बैठक में पैसों को लेकर चर्चा एक अहम मुद्दा रहा। आर्थिक संकट को लेकर पार्टी के टॉप मैनेजर्स ने महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब के नेताओं से अलग अलग मुलाकात की थी। हालांकि पार्टी की कार्य समिति की बैठक में राज्यों के अध्यक्षों के नॉमिनेशन पर फोकस होता है, लेकिन इस बार बातचीत का एक बड़ा हिस्सा पार्टी फंड को लेकर था। तृप्ति जी, जिस तरह से इसमें यह बात सामने आई कि कांग्रेस पर फंड क्राइसिस हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार महापंचायतों में जा रही है, जो चुनाव है उससे पहले सभाओं का आयोजन कर रही है, फिर वो कैसे हो रहा है?
कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई है कि वो अपने अंदर की जो राजनीतिक संकट चल रहे हैं या जो अब ये धन संकट सामने आया है ये चल रहे हैं, उनको नजरअंदाज करके किसी भी दिशा में चली जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, जिनमें कि आप देख सकते हैं केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। और पुडुचेरी की स्थिति क्या थी? अभी राहुल गांधी वहां गए थे, वहां पे राजनीतिक संकट था, किस तरह से कांग्रेस के विधायक वहां इस्तीफा दे रहे हैं, उन्हें ये सारे संकट दिखाई नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये जो पैसों का भी संकट आ गया है, चंदा देने के नाम पे सबसे ज्यादा चंदा दिया कपिल सिब्बल ने 3 करोड़ रुपए। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि 2019 और 2020 के बीच में 139 करोड़ रुपए का इनके पास चंदा आया है। तो आखिर पार्टी को चंदा मिल क्यों नहीं रहा है? चंदा नहीं मिल रहा है, ऊपर से राजनीतिक संकट भी है। वहां आप देखिए कि राजस्थान में सचिन गहलोत के जो जिस तरह से रैलियां होती हैं, वहां पर जो भीड़ जुट रही है, वहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में फिर से एक बार ये टसल दिखाई देने लगी। और ये भी खबरें आ रही कि अशोक गहलोत डर रहे हैं कि सचिन को इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है वहां पर। तो कुल मिला के ये है कि इनके पास अभी तक कोई अध्यक्ष का ये चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, ना ये राजनीतिक तौर पर अपने आप को उबार पा रहे हैं। अब ये पैसा भी इनके पास से चला गया है। कांग्रेस की जो धरती है ना, सियासी धरती, वो पूरी तरह से हिल गई है, चाहे वो आर्थिक तौर पर है, वैचारिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो। तो ये जो धन संकट आया है, इसने बस एक और कलई खोली है कांग्रेस की कि उसका भविष्य आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। और ये महापंचायत में जाकर सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी भले डुबकियां लगा लें, राहुल गांधी पुडुचेरी में जाके मत्स्य मंत्रालय की पैरवी कर लें जो पहले से ही मौजूद है, ये इनको एक्सपोज ही कर रहा है और इससे कांग्रेस का भविष्य सुधरता नजर नहीं आता। यानी कि कांग्रेस में पहले ही राजनीतिक संकट तो मंडरा ही रहा था, अब आर्थिक संकट भी कांग्रेस पर मंडराने लगा है, जिसके बाद पार्टी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं लद्दाख में भारत के सामने घुटने टेकने के बाद चीन ने आखिरकार गलवान का सच भी कबूल कर लिया, लेकिन चीन अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने अपनी हार स्वीकार करने के बाद प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया, जिसमें मारे गए चीनी सैनिकों को दिखाया गया है और साथ ही भारतीय सैनिकों पर पहले हमला करने के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। तृप्ति जी, क्यों चीन की ओर से ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि 8 महीने बाद चीन ये वीडियो लेकर आया है। इन 8 महीनों के दौरान चीन की कितनी भद्द इंटरनेशनल लेवल पर उड़ी है, ये सबने देखा है। दूसरी बात, ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो लेकर चीन आया है, जो कल दिखाया गया है, इसको लेके जो रक्षा विशेषज्ञों ने बात कही है, वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में ही जा रही है। यानी चीन का दांव उल्टा पड़ गया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जो चीन के सैनिक घुसे थे, वो 50 मीटर भारत के अंदर की सरहद पे घुसे थे। यानी ये जो दावे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों द्वारा ये जो किए जा रहे थे कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है, हमारे पूरी कब्जा कर लिया है, तो बेसिकली ये कि वो घुस रहे थे और इसीलिए ये मारपीट हुई, झगड़ा हुआ उनके बीच में। और फिर हमने अपने सैनिकों को सम्मान दिया, शहीदों का दर्जा दिया, लेकिन चीन के सैनिकों का मनोबल वहां गिरा जब उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि उनके सैनिक को वहां पे शहीद हुए हैं या उनकी मौत हुई है। यानी कितना बड़ा झटका है किसी सैनिक के परिवार के लिए कि आप सरहद पे भेज रहे हैं अपने बेटे को, और अगर उसकी वहां मौत हो जाती है तो देश सम्मान भी नहीं देता। इतने 8 महीनों बाद इन्होंने ये प्रोपेगेंडा वीडियो इसलिए निकाला ताकि ये दिखा सकें कि शुरुआत भारत ने की थी, लेकिन उल्टा हो गया। क्योंकि शुरुआत कैसे हुई और कहां पर हुई ये जरूर देखा जा रहा है। भारत की सीमा में आप घुसोगे तो भारत के सैनिक मारेंगे ही ना, कि आपको आरती उतार के बोलेंगे कि आप वापस चले जाओ। दूसरा, इन्होंने जो कैंप हटाए हैं, जो सैटेलाइट वीडियोस आए हैं, वो साफ बता रहे हैं कि इन्होंने कब्जा किया था, इसलिए ये पीछे हटने को तैयार हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो चाइना लेकर आया है, बल्कि ये उस पर उल्टा ही पड़ रहा है और चीन की यहाँ पे जो कूटनीति थी वो काम नहीं आई है। और एक बार फिर साफ हो गया है कि भारत ने जो कार्रवाई की थी वो अपनी तरह से पूरी तरह सही थी और चीन इस तरह से घुसने की कोशिश कर रहा था। और अब जाके अपने 5 सैनिकों को जो वो कह रहा है कि वो शहीद हुए हैं, वो एक तरह से उनका अपमान ही है कि आपने 8 महीनों तक उनको वो दर्जा नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। यानी कि अपनी हार स्वीकार करने के बाद चीन अब बौखलाने लगा है, जिसके तहत उसने ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।